हेलो, क्या हाल है सबका। सब नहा धो के खा पी के पढ़ने के लिए आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज वेक्टर पार्ट 6 से। इसके अंदर हम पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर। स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर से। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, ठीक है, तो उसकी पोजीशन टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर हमने कोई रेफरेंस ले लिया एक्सेस, जैसे एक्स वाई प्लेन है, उसका एक्सेस हमने रेफरेंस ले लिया, उसके ओरिजिन से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन का अगर हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो होता है पोजीशन वेक्टर। जैसे हमने एक्स वाई प्लेन ले लिया, ये एक्स है, ये वाई है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन करंटली एट टाइम टी उसकी जो पोजीशन है वो है पी। अब इस पी पोजीशन पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक पोजीशन वेक्टर बनेगा, मतलब ओरिजिन के रिस्पेक्ट में एक हम वेक्टर बना देते हैं यहां पर। भाई ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन है इसकी, तो ये पोजीशन वेक्टर से डिफाइन हो गई। अगर यहां पर होता ऑब्जेक्ट तो यहां वेक्टर बनता। इस पोजीशन वेक्टर का एक नाम दे देते हैं आर। तो ये जो आर है ये इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, आर वेक्टर। अब इस पोजीशन के कुछ कोऑर्डिनेट्स भी होंगे। एक टाइम टी पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पोजीशन है, क्योंकि ऑब्जेक्ट और मोशन में है, लगातार मूव कर रहा है टाइम टू टाइम, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम टी पे उसके लिए हमने ग्राफ बनाया एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो उस इंस्टेंट पे पोजीशन है ये, और इस इंस्टेंट पे जो पोजीशन वेक्टर है वो है ये, जो चेंज हो जाएगा अगले टाइम पे। तो इस इंस्टेंट पे एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इस वेक्टर को, ये जो आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं एक्स और वाई एक्सिस के अंदर, है ना। तो आर वेक्टर क्या है हमारा? पोजीशन वेक्टर, द वेक्टर दैट डिफाइंस द पोजीशन ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर। आर को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब सोचो बच्चों ये कैसे हुआ? एक्स वाई उसके कोऑर्डिनेट्स थे, तो इसका रेजोल्यूशन निकाला, इसको रिजॉल्व किया हमने। इसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट जो होगा वो एक्स आई कैप होगा, क्योंकि यहां तक जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो एक्स है, कोऑर्डिनेट से पता लग गया। और आई कैप हमारा यूनिट वेक्टर हो गया एक्स डायरेक्शन में। और ऐसे ही ये वेक्टर हो गया हमारा वाई जे कैप, राइट। ठीक है, तो आर का जो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया वो हो गया वाई जे कैप, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया एक्स आई कैप। बेसिकली एक्स एक्सिस में एक्स आई कैप और वाई जे कैप हो गया हमारा वाई एक्सिस के अंदर। तो दो वेक्टर कंपोनेंट्स मिल गए, ये दोनों वेक्टर ही हैं, इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये दोनों वेक्टर्स हैं, इन दोनों को जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे ऐड करके तो हमारा आर आ जाएगा। तो यही होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। क्लियर? अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, इसमें अलग क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर हमने एक और पोजीशन ली, जैसे ये तो पी पोजीशन थी टी टाइम पे, अब टी डैश टाइम पे देखते हैं। इनिशियली जो पी पोजीशन थी वो ये थी, और ये टी टाइम पे थी, ठीक है। और अब हमने पोजीशन फॉर एग्जांपल ये यहां आ गया। जैसे तुम ये सोचो कि जो मोशन था वो कुछ ऐसा था, ठीक है, ये पाथ था मोशन का, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, तो पहले यहां आया टी टाइम पे, अब यहां आ गया टी टाइम पे, तो इसका नाम हम दे देते हैं पी डैश, इस पोजीशन का, ठीक है। ये टाइम था टी डैश पे, और ये आ गया हमारा पोजीशन वेक्टर। ये वाला वेक्टर कौन सा था? आर वेक्टर। ये एक्स था, ये वाई एक्सिस था, और ये हमारा ओरिजिन है। तो ये आर वेक्टर हो गया, तो इसका नाम दे देते हैं आर डैश वेक्टर। इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे एक्स वाई, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं एक्स डैश वाई डैश। ये पाथ था। अब पोजीशन आर से आर डैश हो गई है इन द टाइम टी डैश माइनस टी। तो कितने टाइम में? डेल्टा टी माइनस टी डैश माइनस टी टाइम में।
डेल्टा टी इज इक्वल टू टी डैश माइनस टी टाइम में पोजीशन कहां से कहां पहुंच गई, पहले पी पे थी अब पी डैश पे पहुंच गई, है ना। तो ये हम कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन पहुंच गई पी डैश पे पी से कितने टाइम में, टी डैश माइनस टी टाइम पे, ठीक है। टी डैश पे यहां पर पी डैश पे था और टी पे पी पे था। तो अब इसके अंदर हम देखते हैं कि जब पोजीशन वेक्टर ये आया तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। ये आर डैश पोजीशन वेक्टर हो गया, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हुई है तो एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं हम यहां पर, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी और ये जो वेक्टर है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन उसकी लेंथ, है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब ये जो वेक्टर है वो आर और आर डैश की टर्म्स में कैसे निकलेगा, हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख देते हैं डेल्टा आर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, चेंज इन आर हो गया ना। तो अब देखें तो यहां से पहले वेक्टर यहां गया, यहां से एक वेक्टर यहां गया और एक यहां से वेक्टर यहां पर है। तो कुछ याद आ रहा है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अंदर, तो आर डैश आर और डेल्टा आर का रिजल्टेंट नहीं लग रहा, इसकी टेल हेड, फिर इसकी टेल हेड, इसकी टेल से लेके डेल्टा आर के हेड तक। तो ये हमारा रिजल्टेंट हो गया किसका, आर और डेल्टा आर का। तो हम लिख सकते हैं आर डैश माइनस आर। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा डेल्टा आर था, डेल्टा आर प्लस आर, है ना, इज इक्वल टू आर डैश था, यही बनता है ना। तो डेल्टा आर से क्या हो गया, आर डैश माइनस आर हो गया, उस तरफ चला गया। क्लियर। अब ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है ये हमें मिल गया। आर डैश के कंपोनेंट्स, जैसे ये आर के कंपोनेंट्स थे एक्स आई और वाई जे, तो आर डैश के कंपोनेंट्स क्या होंगे, एक्स डैश आई कैप और वाई डैश जे कैप, क्योंकि इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स डैश और वाई डैश ले रखे हैं हमने। तो ये क्या आया, डेल्टा आर इज इक्वल टू एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये आर वेक्टर था, ये आर डैश हो गया, है ना। तो डेल्टा आर हमारा क्या आया, एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। इसको दोबारा मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर। तो डेल्टा आर ये वेक्टर है, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ये आ गया हमारा। ऐसा क्यों आया, क्योंकि पोजीशन चेंज हुई है और पहले एक्स डैश था और एक्स था। एक्स एक्सिस में कितनी पोजीशन चेंज हुई है, टी डैश टाइम पे इतनी हो गई और टी टाइम पे इतनी थी, तो चेंज कितना आया, इतना आया है, एक्स डैश माइनस एक्स का। और वैसे ही वाई में वाई डैश माइनस वाई का चेंज आया है। तो डेल्टा वाई क्या है, वाई डैश माइनस वाई, और डेल्टा एक्स क्या है, एक्स डैश माइनस एक्स। ठीक है, ये जो चेंज आया वो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर मिल गया। अब ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमने मैग्नीट्यूड पहले देखा था कि अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, वही तो जैसे हमने ये ए है अगर और ये बी है, ये ए जे कैप होगा ना, ये बी आई कैप है। अब इसका जो रिजल्टेंट है वो कैसे निकलेगा, अगर इसका रिजल्टेंट है जैसे आर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक है, इनके बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, और रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल। कॉस 90 डिग्री कितना हो गया, बीच का एंगल जो है ए और बी के, कॉस 90 डिग्री कितना हो गया,
हमारा 0 हो गया, तो ये वाली टर्म 0 हो जाती है, बचता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो पढ़ा था हमने, है ना। तो ये दो वेक्टर्स हैं ए जे और बी आई, तो इनके बीच में एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो बचे क्या सिर्फ ये और ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर का क्या हो गया मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ऐसे ही हम इसका देख लेते हैं यहां पर कि डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड होगा डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर अंडर रूट, यही तो होगा। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम वेलोसिटी वेक्टर, इसको लिख लेना, मैं रब कर रहा हूं। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया है। बच्चों ध्यान दो कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये हमारे कंपोनेंट्स के अंदर है, मतलब कोई बॉडी का मोशन हुआ, उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट करी, उसको दो मोशन के अंदर, मतलब एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में अलग अलग में बाइफरकेट कर दिया, एक्स वाई प्लेन के अंदर बाइफरकेट कर दिया, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई के अंदर। तो बेसिकली एक मोशन ये रहा जो एक्स एक्सिस में हो रहा है, एक मोशन ये रहा जो वाई एक्सिस में हो रहा है। इसको हम और अच्छे तरीके से अभी आगे मैं एक्सप्लेन करता हूं कि बाइफरकेट हो गया मोशन एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी, तो दो अलग अलग मोशन बन गए। तो यही डेल्टा आर से हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी वेलोसिटी वेक्टर से। वेलोसिटी वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर कैसे आएगा, जैसे ये डेल्टा आर है, ठीक है, ये तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, हमने समझ लिया फिगर से भी। अगर मैं इसको पूरा डिवाइड कर दूं डेल्टा टी से, इसको डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या था, टी डैश माइनस टी, डेल्टा टी ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आएगा हमारे पास, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, यही आएगा। अब इसके अंदर देखो कि जब डेल्टा टी आ गया नीचे और ऊपर डिस्प्लेसमेंट है, तो हमारा फॉर्मूला किसका बन गया बच्चों, वेलोसिटी का। तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी होगी, कौन सी, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि डेल्टा आर है हमारे पास, है ना। तो ये आ गया वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर ये तो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जो ये वी एक्स हो गया आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, इसमें वेलोसिटी वेक्टर हो गया हमारा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ये वेलोसिटी वेक्टर क्या है, एवरेज वेलोसिटी है। वी एक्स क्या है हमारा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ये तीनों एवरेज वेलोसिटी हैं। वी वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, ये एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और ये एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन हमें इनसे मिल रही है। तो दो वेक्टर ये रहे, इनको ऐड करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा। ये एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अगर यही हम डेल्टा टी को टेंस टू 0 कर दें, बहुत छोटा पोजीशन के लिए कर दें, बहुत छोटा, जैसे लिमिट लगा दें। अगर डिफरेंशियल कैलकुलस की वीडियो नहीं देखी तो मेरी डिफरेंशियल कैलकुलस की वीडियो जरूर देखना, उसके अंदर ये सारा क्लियर समझाया हुआ है। अगर डेल्टा टी को हम 0 करेंगे तो क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये आ गया dx अपॉन डी टी आई कैप प्लस dy अपॉन डी टी जे कैप के इक्वल, ठीक है।
तो ये हमारा क्या आ गया, देखो बच्चों, ये आ गया हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं खाली वेलोसिटी भी। एक इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी में एवरेज हमेशा साथ में लगेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम सिर्फ वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्स डायरेक्शन में, साथ में डायरेक्शन उसकी यूनिट वेक्टर के थ्रू, और वाई डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के थ्रू। ये आ गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या जिसको बोलेंगे वेलोसिटी सिर्फ। क्लियर? इसमें जो वेलोसिटी वेक्टर था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर, ये हमारा पोजीशन वेक्टर से आ गया। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर गिव्स अस वेलोसिटी वेक्टर। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर with respect to time gives us velocity vector। डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इसमें हम डेल्टा आर की डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे, डेल्टा आर को हमने क्या कर दिया, बहुत स्मॉल कर दिया, तो डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो गया वो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ग्राफिकली समझते हैं हम। तो बच्चों ये लिख लेना, मैं रब कर रहा हूं इसके बाद। तो जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर था वो था बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन देखते हैं। वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ना सेम होती है। अगर हमें एक पाथ दिया हुआ है, इस पाथ पे ना पार्टिकल मूव कर रहा है, यहां से स्टार्ट करते हुए यहां तक जा रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये 3 पॉइंट्स पे मैं वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन पूछी है। तो मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं, इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं, और इस पॉइंट पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये जो टेंजेंट्स हैं वो हमें वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन दे देंगे। वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ना सेम होती है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर is same as the direction of डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम डेल्टा आर लिखते थे ना। अब जाहिर सी बात है, इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन पूछी है, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही होगी। मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं और यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं। सपोज ये ओरिजिन है, ये हमारा आर हो गया पोजीशन वेक्टर, ये हमारा इस पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर हो गया आर डैश। तो डेल्टा आर क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मेरे को इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। तो डेल्टा टी को मैं टेंड्स टू 0 कर देता हूं, मतलब टी डैश इज इक्वल टू टी हो गया। अगर मैंने इसको बहुत छोटा कर दिया तो आर डैश और आर बहुत पास आ जाएंगे। जब ये बहुत पास आ जाएंगे तो डेल्टा आर बहुत छोटा हो जाएगा, और ऐसे करते करते डेल्टा टी को और मैं 0 करता रहूंगा, और टेंड्स टू 0 मतलब डेल्टा टी की वैल्यू 0 के बिल्कुल पास आती जाएगी। तो डेल्टा आर बहुत छोटा होता जाएगा, तो पॉइंट साइज हो जाएगा डेल्टा आर। जब वो पॉइंट साइज हो जाएगा तो उसकी डायरेक्शन ना इस पॉइंट पे हमें चाहिए थी डायरेक्शन, तो इस पॉइंट पे ना उसकी डायरेक्शन टेंजेंट के बराबर आ जाएगी। जो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे ना, वही डायरेक्शन डेल्टा आर की आ जाएगी। और डेल्टा आर की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी हमें ऐसे ही मिल जाएगी। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है इस पॉइंट पे। अगर किसी पॉइंट पे हम ले रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात हो रही होगी ना। अगर यही केस हम सर्कुलर मोशन के अंदर देखते हैं,
अब सर्कुलर मोशन में क्या अलग होता है, सर्कुलर मोशन के अंदर ना हमारा जो पोजीशन वेक्टर है उसकी लेंथ चेंज नहीं होती। अगर हमने ओरिजिन यहां ले लिया और ये पोजीशन वेक्टर है r, और एक और पोजीशन वेक्टर है r', इन दोनों की लेंथ सेम है क्योंकि ये सर्कुलर है मोशन, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, और रेडियस है जो पोजीशन वेक्टर की लेंथ है, तो डेल्टा आर कुछ ऐसा हो जाएगा। ये तो आ गया हमारा डेल्टा आर की डायरेक्शन ऐसे, तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ऐसे निकल आएगी। लेकिन हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने कैसे देखा है, किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बना देंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो हम यहां पर एक आर वेक्टर बनाते हैं, पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट के लिए ये हो गया। यहां पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं तो मेरे को वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। अब कैसे आया है ये भी, अगर मैं यहां पर r' बना दूं और ये r हो गया, और डेल्टा टी को टेंड्स टू 0 कर दूं, मतलब डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया, तो डेल्टा r जो यहां पर ऐसे बनेगा इस डायरेक्शन में वो बहुत छोटा हो जाएगा, छोटा होता रहेगा, पॉइंट साइज होता रहेगा। जब वो पॉइंट साइज होता रहेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन तो यही रहेगी, उस पॉइंट पे टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन हो जाएगी। अब टेंजेंट के अलोंग डायरेक्शन हो गई, और सर्कल में जो टेंजेंट होता है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है ना। तो इस डायरेक्शन में ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी सर्कुलर मोशन के अंदर वो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाएगी, है ना। तो ये उस केस में होता है जब पोजीशन वेक्टर जो है हमारा उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही होती। जब वो लेंथ चेंज नहीं हो रही तो जो हमारी वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर हो जाती है पोजीशन वेक्टर के। क्लियर। लेकिन इस केस में जो हमने ये वाला पाथ देखा था पहले, अगर मैं इसे ओरिजिन लिया यहां पर और r वेक्टर ये है, r' वेक्टर ये है, तो इस केस में ना हमारी पोजीशन वेक्टर की लेंथ चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी वेक्टर पोजीशन वेक्टर से इस पॉइंट पे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन निकाल रहे हैं ना, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हो, लेकिन सर्कुलर मोशन में पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, मतलब जो आपस में वो परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि r की जो पोजीशन वेक्टर की हमारी जो लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही होती। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास आया था, वेलोसिटी वेक्टर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। अब इसके अंदर भी हम सेम वैसे ही करेंगे जो हमने डिस्प्लेसमेंट के साथ किया था वेलोसिटी निकालने के लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन वेक्टर। अब क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो dvx अपॉन dt आई कैप प्लस dvy अपॉन dt j कैप। तो अब क्या होगा, अब जब हमने डिफरेंशिएशन करी तो ये डिफरेंशिएशन क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगी। एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया ना, ये वेलोसिटी की जो डिफरेंशिएशन होती है वो हमें क्या देती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम करें तो एक्सेलरेशन वेक्टर। और इसका कंपोनेंट आ गया x डायरेक्शन में और कंपोनेंट आ गया y डायरेक्शन में। तो ax क्या है, dvx अपॉन dt, ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, और ay क्या है, dvy अपॉन dt। अभी एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन देखते हैं। एक्सेलरेशन वेक्टर और चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, इन दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। जैसे हमें एक वेक्टर दिया हुआ है वेलोसिटी वेक्टर v, और एक हमें और वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है
v डैश, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बन गया ये। इसकी डायरेक्शन और एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन ना सेम होती है। सेम केस हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के लिए। जब हम वेलोसिटी वेक्टर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ना सेम होती है। इस केस में चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के केस में हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देंगे, और वही टेंजेंट वाला जो केस हमने यहां पर पढ़ा था वो यहां पर भी एप्लीकेबल होगा वेलोसिटी वेक्टर के ग्राफ के अंदर। तो हमारा क्या आया, हमारा ये एक्सेलरेशन आ गया, इसके कंपोनेंट आ गए ax और ay, और हमने इसका जो मैग्नीट्यूड था vx और vy का वो लिख लो, वो वही होगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का अंडर रूट बच्चों। क्लियर? ऐसे ही इसका भी आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, इसका अंडर रूट हमारा हो गया a का मैग्नीट्यूड, है ना? ये क्लियर हो गया, a का मैग्नीट्यूड हमें मिल गया। अब ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर। इससे पहले हमने कहा वेलोसिटी वेक्टर, उससे पहले हमने कहा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किससे निकला? पोजीशन वेक्टर से। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने सब कुछ किया है इसका फायदा क्या है। बेसिकली हमने हर चीज को बाइफरकेट कर दिया, किसमें? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मोशन, है ना? जैसे हमारे पास पहले था पोजीशन वेक्टर था, उसको हमने क्या किया? एक्स आई कैप और वाई जे कैप कर दिया। फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को किया डेल्टा एक्स आई कैप और डेल्टा वाई जे कैप। ऐसी वेलोसिटी वेक्टर को किया वी एक्स आई कैप और वी वाई जे कैप। ठीक है, ऐसी एक्सेलरेशन वेक्टर को किया ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। इन सबको हमने बाइफरकेट कर दिया है दो एक्सिस में। और चल क्या रहा है चैप्टर का नाम? मोशन इन अ प्लेन। प्लेन के लिए देख रहे हैं ना हम। अगर हम देखते स्पेस के लिए तो 3 एक्सिस के अंदर हम उसको ट्राइफरकेट करते, लेकिन अभी हम बाइफरकेट कर रहे हैं 2 एक्सिस के अंदर। अब ये जो 2 मोशन है ये इंडिपेंडेंट है बच्चों, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा और ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंट चलेंगे। y अपना मस्त चलेगा और x अपना मस्त चलेगा। जब इनको कंबाइन कर देंगे ना तो हमारा मोशन इन अ प्लेन बन जाता है, वो बन जाता है ये। क्लियरली समझ नहीं आया? इसको देखते हैं और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये यहां तक समझ में आ गया तो ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं। अभी हमने सबको 2 कंपोनेंट्स के अंदर बांट दिया है और दोनों कंपोनेंट्स वेक्टर हैं, और उन 2 कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट फेक वही जो मेन वेक्टर है वो निकल आएगा, है ना? 2 कंपोनेंट्स में बांटने का फायदा क्या है? इन सारे वेक्टर्स को 2 कंपोनेंट्स में बांटने का ये फायदा है, जैसे हमने एक्सेलरेशन को ax आई कैप, एक वेक्टर ये रहा, एक्स एक्सिस में हो गया ये वाला वेक्टर, वेक्टर ये है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है हमारे पास, यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन आती है, ए वाई जे कैप। ठीक है, ये वाई एक्सिस में है कंपोनेंट, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब क्या होगा? अब हम ना किसी भी एक मोशन को 2 एक्सिस के अंदर अलग अलग बांट दिया। अब ये क्या हो गए? दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन हो गए। भाई एक्स एक्सिस में चलेगा तो स्ट्रेट लाइन ही होगा ना, वाई एक्सिस में चलेगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गए और ये इंडिपेंडेंट है और एक साथ अकर भी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बॉल या कोई मोशन, कोई कार ऐसे का ऐसे चल रहा है, तो बेसिकली वो एक्स कोऑर्डिनेट्स भी उसके चेंज हो रहे हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स भी उसके चेंज हो रहे हैं, है ना? तो वो क्या कर रहा है? वो साइमल्टेनियसली इन दोनों एक्सिस के अंदर मूव कर रहा है ऐसे, तभी उसका जो फाइनल मोशन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। तो हम इस मोशन को 2 एक्सिस में डिवाइड कर देते हैं ऐसे। जब हमने 2 एक्सिस के अंदर डिवाइड कर दिया तो ये 2 स्ट्रेट लाइन मोशन आ गए जो साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। साइमल्टेनियसली चलते हुए हमें ये पता लगा कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, इंडिपेंडेंट भी है और साइमल्टेनियसली एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, साइमल्टेनियसली इंडिपेंडेंट स्ट्रेट लाइन मोशंस हैं। साइमल्टेनियस इंडिपेंडेंट स्ट्रेट लाइन मोशन। इसमें हमने बाइफरकेट कर दिया है
अब क्या होगा, दोनों स्ट्रेट लाइन मोशन है, इसकी कैलकुलेशंस करनी बहुत इजी हो जाएंगी। भाई एक कॉम्प्लेक्स करनी है, दो छोटे छोटे कैलकुलेशंस कर ली तो आसान हो जाएगा। तो वही करते हैं, जब हमारा ए आ गया ए एक्स और ए वाई के अंदर, तो हमें एक्सेलरेशन मिल गई एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस के अंदर भी। तो अब मैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो हमने पढ़ी थी वो अलग अलग लगा दूंगा, एक्स एक्सिस में अलग लगा दूंगा, वाई एक्सिस में अलग लगा दूंगा। उससे हमारे जो आंसर आएंगे उसको मैं फिर से दोबारा कंबाइन करके आंसर दे दूंगा। तो टीचर को क्या लगेगा, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ा आसान बना दिया इसने प्रोसेस। तो कैसे होगा बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो हमने क्या कहा था, डेल्टा एक्स है, और हमारा जो dx अपॉन dt हो गया था वेलोसिटी, और जो डेल्टा एक्स था वो हमारा क्या था, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो sx से डिनोट कर देते हैं, वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस में है वो vx से डिनोट कर देते हैं, और एक्सेलरेशन जो एक्स एक्सिस में है वो ax से डिनोट कर देते हैं। टाइम तो दोनों एक्सिस में सेम ही रहेगा ना। और इनिशियल वेलोसिटी जो होगी एक्स एक्सिस में एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ux होगी, ठीक है, वो एक्स एक्सिस का हो गया ये सारा का सारा सेट हमारा। y एक्सिस का हम देख लेते हैं, उसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, और ये आ गया uy एट टाइम इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। टाइम तो दोनों में सेम रहेगा, वो t ही ले लेते हैं हम, दोनों में है वो। अब हमारे पास दो अलग अलग मोशन है और स्ट्रेट लाइन मोशन है, और एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हुई तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगा सकते हैं नहीं लगा सकते बच्चों, बताओ बच्चों फटाफट जल्दी से। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या चाहिए होता है, एक तो हमें ये चाहिए होता है कि वो एक्सेलरेशन उसकी कांस्टेंट हो। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो हमारा ये आया, तीन इक्वेशंस होती हैं, क्या होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होती है। अब मैं x एक्सिस में लिख देता हूं इसको, vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। ये कब है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो बच्चों, हमेशा एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो हमारी ax भी कांस्टेंट है और ay भी कांस्टेंट है। तो ये आ गया vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए टी, sx इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ax टी स्क्वायर, टी तो एक्स वाई नहीं लगेगा ना क्योंकि कॉमन ही है टाइम तो, और vx स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax एक्सेस sx। तो ये हो गया हमारा x एक्सिस में इक्वेशंस ऑफ मोशन। ऐसे ही y एक्सिस में आ जाएगी, y एक्सिस में तुम अपने आप लिख लेना या मैं लिख देता हूं यहां पर, चलो, vy इज इक्वल टू uy प्लस ए वाई टी, sy इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और एक तीसरी आ गई वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay sy। ये आ गया हमारा y डायरेक्शन के अंदर। तो एक मोशन को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और दोनों में अलग अलग इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगा दी, और फिर उसके बाद लास्ट में कंबाइन कर देंगे। कंबाइन कैसे करेंगे, हमारा वो फॉर्मूला है ना, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर से हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा a का, डायरेक्शन भी आ जाती है tan थीटा से, tan थीटा इज इक्वल टू ay अपॉन ax, y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट। तो डायरेक्शन भी आ जाएगी वेक्टर की, a वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी और a का मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो मतलब हमने बाद में एक्सेलरेशन को कंबाइन कर दिया। ऐसे ही हम डिस्प्लेसमेंट को भी कंबाइन कर सकते हैं और वेलोसिटी को भी कंबाइन कर सकते हैं। तो एक मोशन हमने बाइफरकेट कर दिया दो मोशंस के अंदर, और वो स्ट्रेट लाइन थे।
भाई अब एक्स वाई एक्सिस के अंदर किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है मोशन, जैसे इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सबको हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर स्ट्रेट लाइन मोशन में बना दिया। अब सॉल्व करना इजी है या नहीं है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up